तारीख 13 जून 2025 इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ईरान के इस्फहान सहित कई जगहों पर एक साथ हमले की शुरुआत की गई। उसके कुछ देर बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सामने आते हैं और वो इजराइल की तरफ से किए गए हमलों की जानकारी देते हैं और ईरान के लोगों को कहते हैं कि यह हमला ईरान के लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं है, बल्कि ईरान हम पर लगातार जहां से हमले की रणनीति बनाता है उन तमाम ठिकानों को टारगेट किया गया पिन पॉइंटेड स्ट्राइक है। इसके ठीक महज 12 से 13 घंटे बाद देर शाम तेल अवीव सहित इजराइल के कई प्रमुख शहरों पर ईरान की तरफ से 150 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाते हैं, जिनमें से कई मिसाइल तेल अवीव के अलग अलग सैन्य ठिकानों पर भी गिरे हैं और तेल अवीव में रिहायशी इलाकों पर भी गिरे हैं, कुछ डिफेंस हेडक्वार्टर्स के आसपास गिरे हैं। ऐसे में आज हमने सोचा कि इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच जो मौजूदा परिस्थिति है, इन सब पर आम लोगों के मन में जो सवाल है उन सवालों का जवाब हम तलाशें। और इन सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त वो व्यक्ति हैं जो कि इस पूरे संघर्ष को बहुत शुरुआती दौर से कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ है एनडीटीवी के सीनियर एडिटर जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, उमाशंकर सर। बहुत बहुत स्वागत है उमाशंकर जी आपका। सबसे पहले तो जो आम लोग हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये इजराइल और ईरान लड़ क्यों रहे हैं? जी देखिए, लड़ाई तो दशकों पुरानी है और आइडियोलॉजिकल लेवल पे लड़ाई है, लेकिन जो अभी जो ये अचानक से जो ये इतना बड़ा तूफान आया है और जो हमला किया इजराइल ने, उसके पीछे इजराइल का जो तर्क है वो ये है कि क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काफ़ी करीब पहुंच गया है, अगर वो बॉम्ब बना लेता है तो इजराइल पे देर सवेर डालेगा, इसलिए वो अस्तित्व की लड़ाई इसको बता रहे हैं, अस्तित्व पर अपना खतरा बता रहे हैं। और यही बात कहते हुए उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की और अपने बयान में, जिसका आपने जिक्र किया, उन्होंने ये तक कहा कि 9 परमाणु बम बनाने की क्षमता जो है वो अभी ईरान के पास है। और जहां तक वो ये जब कहते हैं कि जो हमला है वो ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं है, तो इसके पीछे उनकी जो मंशा है वो ये जताने की है कि जो मौजूदा रिजीम है ईरान का, वो वहां के लोगों के इंटरेस्ट को नहीं सर्व कर रहा है। यानी इशारा आयतुल्लाह खमेनी पर है। जी बिल्कुल, और तख्ता पलट पर है कि आप इस रिजीम को बदल दीजिए। अच्छा। और वहां पे कैसा रिजीम आए, जाहिर सी बात है कि इसके पीछे इजराइल की अपनी वो मंशा है, क्योंकि उसको लगता है कि जो एक एक्सिस के जरिए जिस हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ईरान से उसको मदद मिलती है। और अगर ईरान एक बार कमज़ोर हो गया, वहाँ की ये सत्ता चली गई, तो शायद इजराइल को ये एक जो चुनौती का सामना करना पड़ता है वो नहीं करना। यानी इजराइल इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई बता रहा है और वो उस तरीके से अटैक कर रहा है। हम जरा एक वीडियो उमा दर्शकों को दिखाते हैं और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार एक्सप्लेन करें। ये वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से जारी किया गया है और इस वीडियो को हम एक बार शुरू से प्ले करेंगे। ये वीडियो जो है उस अटैक का है जब इजरायली डिफेंस फोर्स ने जो है वो किया ईरान की अलग अलग जगहों पर। थोड़ा आप इस वीडियो को, जब ये एक बार फिर से स्टार्टिंग से प्ले होगा, उमा ज़रूर बताइए कितनी डिस्टेंस है दोनों देशों के बीच में, कैसे ये हमला किया गया? जी देखिए, इजराइल से जो दूरी है, अगर तेहरान की बात करें और अगर तेल अवीव की बात करें, तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा, करीब 2300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है। और दोनों देशों की जो सीमा कहीं लगती नहीं है, जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, तो इन वजहों से अगर ईरान की सेना की बात करें, जो कि थल सेना इसकी काफ़ी मजबूत है, बड़ी तादाद में सैनिक हैं, लेकिन ये इन देशों को पार करके लड़ने नहीं जा सकते। अगर ऐसा कुछ होता तो ईरान की जो स्थिति है ज़्यादा मजबूत होती, क्योंकि वो डोमिनेट करता, और क्योंकि ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि सिर्फ एयर पावर के जरिए ही अपनी ताकत दिखाई जा सकती है। तो यहाँ से फाइटर जेट्स उड़े इजराइल से और तब ये हमला किया गया। जी, फाइटर जेट से हमला किया गया, मिसाइलों से हमला किया गया, जो भी हवाई हमले के तरीके होते हैं उससे किया गया। और जो अगर ईरान की बात करें, वो जब हमले कर रहा है तो उसके हमलों को इंटरसेप्ट करने के लिए जॉर्डन में भी जो बंदोबस्त है वो किया गया है, पहले भी किया था। और इसलिए ईरान की तरफ से ये बयान भी दिया गया है कि जो भी देश इजराइल की मदद करने के लिए आ रहे हैं वो सब ईरान के जो हैं दुश्मन हैं। ये तेहरान हो गया जो कि कैपिटल है ईरान की, और यहाँ पर भी कई मिसाइल्स जो हैं वो इजराइल की तरफ से जो अटैक किया गया वो गिरे हैं। ये अलग अलग वो पॉइंट्स हैं, ठिकाने हैं जहाँ पर जो इजराइल का दावा है कि यहाँ पर सीनियर मिलिट्री कमांडो जो रहते थे उनको अटैक किया गया है।
जी बिल्कुल, और इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि क्योंकि उसको कहना, उसका जो इजराइल है उसका कहना है कि हमें ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देना है और वो परमाणु बम बनाने के काबिल न रहे, इस मकसद से हमले किए गए। तो उसमें न्यूक्लियर साइट्स के अलावा उन लोगों को निशाना बनाया गया जो या तो परमाणु वैज्ञानिक थे या फिर IGRC में वो उच्च पदों पर थे, ताकि जो पूरा का पूरा जो योजना है, जो परियोजना है परमाणु बम बनाने की, वो बिल्कुल खत्म हो जाए, उसकी कोई संभावना ही न बचे। यानी वो जो टॉप मिलिट्री चेन कमांड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये नाम हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इनको जो है इजराइल ने हमले में मार गिराया है। इसके अलावा जैसा कि उन्होंने बताया भी कि कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी हैं, उनको भी इजराइल की तरफ से मारने का दावा किया गया। अब ये सवाल ये है कि जब हमला हुआ तो उसके बाद से ईरान में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल कर आए, वो भी तस्वीरें जो है सामने आई। और फिर कल रात की बात है, वो एक तस्वीर है जो हम दर्शकों को दिखाएंगे। बहरहाल ये तस्वीर है, ये कहाँ की तस्वीरें हैं जरा मैं चाहूंगा उमा आप एक एक करके बताएं। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें अपने आप में काफ़ी कुछ कहती हैं, क्योंकि मैं भी कई बार इजराइल गया हूँ, तेल अवीव में लंबे समय तक रहा हूँ, युद्ध को कवर किया है। जब हमास की तरफ से हमले हो रहे थे उस समय सैकड़ों की तादाद में एक साथ रॉकेट छोड़े जाते थे, लेकिन सारे रॉकेट जो है इंटरसेप्ट हो जाते थे, क्योंकि जो आयरन डोम नाम की जो सुरक्षा पद्धति है इजराइल की, वो काफ़ी कारगर थी, वो आज भी कारगर है। लेकिन जो तस्वीर है वो इस मायने में खास है क्योंकि ईरान ने जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसको भेद कर, और वो भी तेल अवीव जैसे शहर में जो इसकी सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे इस तरह का डिवास्टेशन कर दिया है। 3 लोगों की मौत की जानकारी आई है, 1-2 दर्जन के आसपास घायल बताए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत एक आप कह सकते हैं कि धक्का पहुंचाने वाली इजराइल के मद्देनजर हम ये तस्वीर है। बार बार ये कहते हैं कि जो इजराइल का आयरन डोम है वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन कल जिस तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया गया उसमें हमने देखा कि बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, उन पर जो है वो आयरन डोम उस तरीके से कारगर नहीं रहा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट करने में। जी देखिए, इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि ईरान की जो रणनीति रही है वो ये रही है कि बैराज ऑफ जो मिसाइल्स है वो छोड़ा जाए, यानी एक साथ बहुत सारे मिसाइल छोड़ के बौछार की जाए, ताकि जो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ड्राई अप हो जाए। अब एक साथ हर किसी जो सिस्टम होती है उसकी कुछ क्षमता होती है, तो अगर एक साथ बहुत सारा मिसाइल आएगा या ड्रोन आएगा तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट होने से बचा रह जाएगा। और वैसे भी अगर आप आयरन डोम की बात करें तो बहुत कुछ कैलकुलेट करता है, हालांकि हर कैलकुलेशन के जरिए ये बात होनी चाहिए थी कि कोई भी मिसाइल कहीं पे गिरा है उसको रोका जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रोक पाया। तो इसका मतलब ये है, और ये वो ऐतिहासिक तस्वीर बन गई है जो इस वक्त सोशल मीडिया समेत तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है, जब कुछ मिसाइल्स जो है वो सीधा तेल अवीव में जाकर गिरी। एक चीज और उमा जो अब लोगों के मन में है कि अब आगे यहां से क्या होगा, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, क्या हम ये कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच अब सीधा फेस टू फेस वॉर की तरफ ये पूरी परिस्थिति बढ़ती नजर आ रही है, या फिर दोनों देश इस बात को समझते हैं कि सीधे युद्ध में नुकसान बहुत ज्यादा होगा इसलिए इसी तरीके के स्ट्राइक्स चलते रहेंगे? देखिए, दोनों देश तो युद्ध में है ही, युद्ध जैसी स्थिति से तो गुजर ही रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बड़ा युद्ध इन दोनों देशों के बीच क्या होगा जब एक दूसरे के शहरों को अटैक कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बाकी दूसरे देश इसमें कूदेंगे। अमेरिका ने पहले अपनी स्थिति साफ की है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं है, ये इजराइल का अपना इंडिपेंडेंट फैसला है, लेकिन इसके जरिए वो एक डिप्लोमेटिक जो एक फिर ट्रंप ये क्यों कहते नजर आते हैं कि हमने ईरान को समय दिया डील करने का, उन्होंने उस समय में हमारी बात नहीं सुनी, इसके परिणाम वो भुगत रहा है? देखिए, इसके विश्लेषण कई तरीके से हो सकते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि ट्रंप, क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो डिप्लोमेसी की नहीं, वो सीधी सपाट भाषा में बात करते हैं और वो अपनी अमेरिका की जो ताकत है उसके रीट के आधार पे बात करते हैं, जबकि अगर कोई डिप्लोमेट हो तो वो थोड़ा संभल कर बात करता है। तो एक तो विश्लेषण ये है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी अहम बात ये है कि ट्रंप लगातार जो है वो दबाव डाल रहे थे ईरान पर न्यूक्लियर डील के लिए, जो कि नहीं हो पाया। और ईरान का ये कहना है कि 2018 में जो JCPOA से जो है वो अमेरिका ही निकला था और ट्रंप ही उस समय राष्ट्रपति थे। तो अब जो है वो उनकी शर्तों पर समझौता नहीं चाहता और ट्रंप ने 60 दिनों की मोहलत दी थी। 60वें दिन ही हमला कर दिया गया और कल ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि अब 61 दिन हो गए, अभी भी मौका है ईरान के पास कि वो न्यूक्लियर डील कर ले। तो एक तरह से आप देखिए कि एक तरफ से वो वार्ता का दबाव बना रहे हैं, डील का दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ
इजराइल के जरिए हमला करवा रहे हैं और यही विरोधाभास जो है वो अमेरिका की तरफ से आने वाले बयानों में यानी अमेरिका कह रहा है हम सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन ये जग जाहिर चीज है कि बिना अमेरिका के थम्स अप के ये हमले जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। वो भी नहीं हो सकते बिना थम्स अप के, और दूसरी बात यह है कि बिना अमेरिकी हथियारों की इतनी बड़ी लड़ाई इजराइल लड़ भी नहीं सकता। मुस्लिम देशों को क्या इस पूरे सिचुएशन को लेकर रुख रहेगा? जो सऊदी है और भी अलग देश हैं, तुर्की हैं, ये सब किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? जॉर्डन सहित और भी जो देश हैं वो इस परिस्थिति को लेकर किस तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हैं? सऊदी अरब हो, कतर हो, इन तमाम देशों ने जो है वो हमलों की निंदा की है और साफ तौर पे इसकी जो भर्त्सना है वो की है। लेकिन अहम बात ये है कि निंदा तो ये पहले भी करते रहे हैं। क्या कोई सैन्य तरीके से मदद के लिए साथ लड़ने के लिए आता है, जिसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि इन देशों के अपने इंटरेस्ट जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं, व्यापारिक इंटरेस्ट हों या फिर इलाके में अपनी प्रभुसत्ता जमाने के लिए किस तरीके से वो अमेरिका के साथ चल सकते हैं या अमेरिका का साथ ले सकते हैं। वो भी ट्रंप के हालिया में हुए इस दौरे के बाद जो अभी वो जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो सीरिया के नए शासक के साथ जाकर उन्होंने हाथ मिलाया और उनको भी अब्राहम एकॉर्ड में आने की जो एक दावत है, जो एक प्रस्ताव है वो पेश किया। हालांकि सऊदी अरब हो या सीरिया हो, वो पहले ये चाहता है कि जो टू नेशन सॉल्यूशन है उस पे बात आगे बढ़े, फिलिस्तीन कॉज पे बात आगे बढ़े, उसके बाद अब्राहम एकॉर्ड के में शामिल होने की बात की जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम देश जो हैं ये इन हमलों की भर्त्सना निंदा कर रहे हैं, कोई भी एक्टिवली इसमें ईरान की मदद के लिए इन्वॉल्व नहीं होगा? हाँ, मैं ये सुझाव भी नहीं दे रहा हूं कि वो जाके शामिल हो जाएं। अच्छा। लेकिन जैसे अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है तो सिर्फ वो नैतिक समर्थन नहीं दे रहा, हाँ, वो हथियार से लेकर जवानों से बात नहीं कर रहा, हथियार से लेकर तमाम तरह की जो ताकत है उसको मुहैया करा रहा है। उसके बरक्स अगर देखें तो ईरान के साथ सहयोग दिखाने वाले जो देश हैं, मिडिल ईस्ट की बात अगर करें तो वो उस तरह से आगे आकर साथ देने की बात नहीं करते हैं। लेकिन ईरान को अब दो नए साथी जो हैं, हालांकि पुराने साथी उनके साथ रहे हैं, लेकिन जिस तरह के बयानों के जरिए उन्होंने अपना एक अपनी जो मंशा दिखाई है वो है चीन और रूस। और चीन का जो आर्थिक एक संबंध है वो ईरान के साथ मजबूत है। ईरान के ऑयल का, क्योंकि उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी 90% हिस्सा जो है वो चीन खरीद रहा है। और दूसरी तरफ क्योंकि यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है रूस, तो रूस के तेल का भी बड़ा हिस्सा जो है वो चीन खरीद रहा है, क्योंकि उसको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें तीनों के व्यापारिक जो हित है, रणनीतिक हित हैं, वो सद रहे हैं, तो एक नया जो है, नया नहीं भी बोलेंगे, लेकिन जो ये जो अलाइनमेंट है वो ज्यादा इस बाबत चिंता पैदा करती है कि उधर जो अलाइनमेंट है उसके बरक्स अगर ये खड़ा हो गया तो फिर ये युद्ध जो है वो बहुत भयावह और बहुत ही लंबा खिंच जाएगा। कल जो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई उसमें क्या कुछ हुआ? उसमें दोनों देशों ने अपनी अपनी बातें रखी और दोनों देशों ने, इजराइल ने कहा कि उसके जो हमले का मकसद है वो उसने बताया। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये जो है बिल्कुल ईरान की जो संप्रभुता है उस पर हमला है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और तमाम जो डिटेल्स हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा हूँ क्योंकि जो तमाम ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बार बार अब सवाल ये उठते हैं कि क्या इनकी प्रासंगिकता जो है वो आज के दौर में बची है? कोई प्रासंगिकता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक एज लेने की बात है, क्योंकि ये कहते हैं ना, नख बयानबाजियों का वहाँ एक फोरम बन चुका है। नाखून और दांत विहीन, जो दंत और नख दंत विहीन संस्थाएं हैं, बॉडीज विदाउट पावर, जिसको लेकर भारत जो है वो हमेशा जो है इसके सुधार की बात करता रहा है। कहता रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसके मद्देनजर ये सब व्यवस्था बनाई गई थी, तो इनके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन का अख्तियार नहीं है। चाहे बातें जितनी करवा लीजिए और वहां पर सब जाकर अपनी बातें रखें, उसका अपना एक डिप्लोमेटिक वैल्यू हो सकता है। आपने भारत का जिक्र किया, सवाल अब सबके मन में यही है कि भारत का इन परिस्थितियों में क्या स्टैंड है, क्योंकि एक तरफ कल खबर आई कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उनकी ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत हुई है। ये देखिए, भारत जो है वो अपना रुख लेकर साफ तौर पे चलता रहा है, चाहे यूक्रेन और रूस युद्ध हो। भारत ने जो है वो कहा कि ये युद्ध का काल नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और ये भी कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एकमात्र जरिया है। अब जो है भारत ने इस मामले में भी ईरान पर जो इजराइल का हमला हुआ है उसके सीधे शब्दों में भर्त्सना नहीं की है, निंदा नहीं की है, लेकिन जो विदेश मंत्री ने बात की ईरान के विदेश मंत्री से, तो साफ तौर पे कहा कि जिस तरह की चीज़ें डेवलप हुई हैं वो चिंता की बात है और दोनों ही देशों को चाहिए कि वो डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए मामले को सुलझाए। अब इसके जरिए भारत क्या हासिल करना चाहता है?
भारत के इजराइल के साथ जो हाल के वर्षों में संबंध हैं बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं, और खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद और जिस तरह से उनका दौरा वहां पर हुआ, तो ये एक जो रिश्ता बना है जो स्ट्रेटेजिक लेवल का है। और दूसरी तरफ ईरान के साथ भारत के परंपरागत रिश्ते रहे हैं, दशकों पुराने रहे हैं। जब तक ईरान के तेल पे अमेरिका का प्रतिबंध नहीं लगा, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो तेल है वो ईरान से भारत लेता रहा। तो एक ऐसी सिचुएशन में जब एससीओ, जिसका कि भारत मेंबर है और जिसको कि चाइना ने एक तरह से हाईजैक किया हुआ है, उससे अलग से एक बयान जारी कर दिया गया जिसमें कि इजराइल के हमले की निंदा कर दी गई और कहा गया कि ये संप्रभुता पर हमला है। भारत ने इस बात से अपने आप को डिस्टेंस किया और कहा कि उस बैठक में शामिल नहीं था भारत, जिसके बाद ये बयान जारी किया गया, और ये भी कि भारत अपना रुख जो है पहले साफ कर चुका और एससीओ मेंबर्स को बता चुका है। तो भारत अपना एक तटस्थ जो एक पॉलिसी है वो लेकर इस मामले में भी चलता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं G7 समिट में कनाडा। आपको लग रहा है ये जो G7 समिट है इस वक्त, इसमें सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुद्दे की होनी है? जी देखिए, क्योंकि एक ज्वलंत एक मुद्दा ये बना हुआ है, और ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं, इसके जरिए जो है अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराती है। जो G7 है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला देश का जो एक संगठन है वो है। तो अगर ये युद्ध भड़कता है आगे तो उसका खामियाजा दुनिया के तमाम देशों को उठाना पड़ेगा। जो समुद्र का जो रास्ता है वो लंबा होगा, बहुत तरह की बातें हैं जिसका जो आर्थिक खामियाजा है वो दुनिया के देशों को उठाना पड़ेगा। तो ये तो केंद्र बिंदु में जरूर रहेगा वहाँ पर बातचीत में। अब जो अगले कुछ दिन हैं, 1 से 2 दिन, और आज क्योंकि अभी से कुछ देर पहले ईरान की तरफ से जो है ये संदेश भी जो है वो आया है, इन द कमिंग, मैं एक संदेश दिखाता हूँ, इन द कमिंग आवर्स कीप एन आई ऑन लाइव ब्रॉडकास्ट। ये 2 घंटे पहले का जो है वो ट्वीट है। ईरान के अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके हैंडल से एक नैरेटिव भी जो बिल्ड करने की कोशिश की जाती है। तो आपको लग रहा है आज फिर रात में शाम के वक्त जो है एक और हमला जो है वो होगा? देखिए, ये हमला प्रति हमला का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि इस तरह के बयानात जो हैं वो ईरान की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि ईरान कहता बहुत ज़्यादा कुछ है लेकिन करने की कुव्वत उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। लेकिन कल जो जिस तरह का हमला तेल अवीव पर हुआ उससे थोड़ा वो नैरेटिव बदला है। आज तो यहाँ तक ईरान की तरफ से जानकारी दे दी गई कि अगली बार खैबर जो उनके पास मिसाइल है वो उससे हमला करेंगे, और वो 2000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, 1500 किलो तक का जो वो विस्फोटक है वो लेकर जा सकता है। तो ये एक इनकी अपनी एक रणनीति, हालांकि सैन्य रणनीति कभी ये नहीं बताती कि आप किस हथियार से कब हमला करने जा रहे हैं, वो बात बताएं। तो इनकी अपनी एक रणनीति हो सकती है, इसके जरिए वो दबाव बनाना चाहते हो कि हम इस हद तक जाएंगे ताकि उस दबाव में हो सकता है इनको लगता हो कि उस दबाव में जो है वो इजराइल अपने हमले रोके और आगे ना बढ़े। मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा जो इस वक्त मुझे लग रहा है कमोबेश सबके मन में होगा कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर एक बदलता हुआ नजर आया है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के ये दावे कि मैं आऊंगा तो शांति ला दूंगा, मैं आऊंगा तो युद्ध रुकवा दूंगा तमाम जगहों पर, लेकिन उन प्रयासों में उनकी विफलता, और उसके बाद जो एक ट्रेड को एक अलग हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए देशों को धमकाते हुए नजर आते हैं, ये अगले 2-3 साल और कितना, आप चूंकि कई प्रधानमंत्रियों को, कई राष्ट्रपतियों को, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर आप इसको कैसे असेस करते हैं कि आने वाले कुछ साल जो है वो कैसे होंगे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए? मैं आपको एक बात का उदाहरण देना चाहता हूं। 19 जनवरी को जब हमास और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ, जो बाइडेन ही टेक्निकली तब राष्ट्रपति थे, 20 जनवरी को ट्रंप ने सत्ता संभाली जी। उस जो 19 जनवरी को जो समझौता हुआ उसमें साफ तौर पे इस बात की व्यवस्था थी कि जो सीज फायर है वो 3 चरणों में लागू होगी। पहले में बंधकों की वापसी होगी, सेकंड में भी बंधकों की वापसी होगी, लेकिन सेकंड फेज में जो है वो इजराइल को गाजा से निकलना होगा, और थर्ड फेज में जो है वो गाजा का जो पुनर्निर्माण का काम है वो शुरू होगा। ट्रंप आते हैं, उन्होंने जब फर्स्ट फेज खत्म हुआ उसके पहले ही इजराइल में ये भाव भर दिया कि आप पहले सारे बंधकों को वापस मांगो, और उसी पर जिद पर अड़के इजराइल ने जो है बंधक मांगने शुरू किए। हमास ने दिए नहीं, सेकंड फेज में जो है टूट गया नहीं, और उसके बाद से फिर गाजा पर जो इजराइल के हमले हैं वो जारी हैं, और वहाँ पे लोगों की जान अभी भी जा रही है। तो इस उदाहरण के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेशक इन्होंने कहा हो कि हम शांति की बात करते हैं और शांति ले आएंगे, लेकिन एक शांत होते हुए मामले को भी उन्होंने और ज्यादा उलझा दिया। आते हैं अगर यूक्रेन, यही रूस यूक्रेन में हुआ, करेक्ट, रूस यूक्रेन युद्ध पर, तो उन्होंने एक टैरिफ के जरिए या फिर अर्थ में जो रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ मिनरल्स, उसके जरिए उन्होंने एक व्यापारी की तरह तराजू लेकर और वो ज़ेलेंस्की को बुलाकर बेइज्जती
करना, उसके बाद फिर अब पुतिन को क्रेजी कहना, तो उनका जो है वो कोई एक स्थिर जो नीति है उस पर चलते नजर नहीं आ रहे हैं। उनको लगता है कि जहां से भी कुछ मौका मिले व्यापार का या फिर क्रेडिट का, और क्रेडिट का मौका उन्होंने लिया भारत पाकिस्तान के मामले में। जैसे डीजीएमओ स्तर के बीच की बातचीत के बाद, द्विपक्षीय बातचीत के बाद ये मामला जो है वो शांत हुआ। आगे बढ़कर ट्वीट करके उन्होंने कहा कि हमने वो इसके पीछे का जो मनोभाव है उनको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उनको इच्छित कामयाबी यूक्रेन रूस फ्रंट पे नहीं मिल पाई, तो अपने लिए कामयाबी तलाश और वो जो एक वर्ल्ड लेवल पर पीस लाने का एस्पिरेशन है, जिसमें वो ओबामा के उस नोबेल पीस प्राइज को चाह रहे हैं कि एक राष्ट्रपति के तौर पर मुझे भी मिल जाए, उन सब के बीच चाइना के साथ जिस तरीके से अब ट्रेड को लेकर दोबारा नेगोशिएट करते हुए वो नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करते हैं, फिर कहते हैं चाइना उस डील को मान नहीं रहा, फिर उसके बाद तनाजे बढ़ते हैं। तो वो एक बहुत ही एक अस्थिर पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, और उनकी जो पॉलिसी है वो पोस्ट से डिसाइड होती है, ऐसा लगता है। ट्रूथ सोशल को आगे बढ़ाने के लिए भी लगता है वो कई बार बहुत सारी चीजें लिखते हैं। तो फिलहाल उमाशंकर सिंह ने हमें जानकारी दी कि आखिर किस तरीके से वर्तमान परिस्थिति है। ऐसे में देखना अहम होगा कि अगले 1 से 2 दिनों में ये जो मिडिल ईस्ट में तनाव है इजराइल और ईरान के बीच, ये आगे कैसे एस्केलेट होता है, और दुनिया के अलग अलग देश इस पर किस प्रकार से स्टैंड लेते हुए क्या इसको थामने का प्रयास करते हैं या फिर आग में घी डालने का काम करते हैं। फिलहाल आप सभी का एनडीटीवी इंडिया के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।